विधानसभा चुनाव को लेकर सरेराह न्यूज चैनल की खास पेशकश। हमारे हर सवाल का देना होगा जवाब। इस बार जनता किसे चुनेगी अपना नेता? विधानसभा चुनाव में कौन होगा जीत का असली हकदार? देखते रहें सरेराह न्यूज चैनल पर एनकाउंटर मनोज दाधीच के साथ। और हम चाहते हैं कि युवा कार्यकर्ता आएगा, भागेगा, दौड़ेगा, पहुंचेगा और उन सब कामों को करेगा जो अभी पेंडिंग है। पुष्कर में लगभग 5000 से अधिक बांग्लादेशी व्यक्ति हैं जो सिलाई का काम कर रहे हैं और वो चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है। मैंने अभी मेरे क्षेत्र में इस बात का इच्छा जाहिर करी थी कि अगर जैसे ही कोई अपने को चांस मिलेगा और नहीं भी मिलेगा तो हम जन सहयोग से कार्यक्रम कराएंगे। पुष्कर रोड से लेके माकड़वाली रोड के बीच का सेक्टर एजुकेशन हो, माकड़वाली से लेकर चाचावास वाले रोड के बीच का मान लो ये मेडिकल का हो, उसके बाद में जयपुर रोड से लेके नसराबाद रोड के बीच वाला पूरा भाग इंडस्ट्रियल हो, उसके बाद में साइंस सिटी हो, उसके बाद में अपने ये हो। तो उससे क्या होगा, अजमेर का एक ज़बरदस्त उठाव आएगा कि अजय सर या काजीपुरा के पहाड़ों में एक हमारा स्टोरेज टैंक हो, उसमें वहाँ से 7 नंबर से 10 इंची की पाइपलाइन जाके स्टोरेज टैंक भरे। आज रूरल बेल्ट में अजमेर को स्मार्ट बनाना था, तो रूरल बेल्ट में आज हमारे 50,000 लोग रहते हैं, उनको स्मार्ट बनाना था, 100 करोड़ रुपये वहाँ लगाते। नाली, रोड, पाइप, रोड, पिलर, इलेक्ट्रिक पोल और उसके अलावा अपने वहाँ पे काम करते, वहाँ पे बच्चों के लिए काम करते, तब स्मार्ट बनता ना। हर एक व्यक्ति के मन में जो जिज्ञासा है, इच्छा है, उसकी पूर्ति करने में मैं तत्पर रहूँगा अगर अवसर मिला तो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरेराह न्यूज की खास पेशकश एनकाउंटर में। आज हमारे साथ हैं अजमेर की राजनीति में सक्रिय, तेज तर्रार और वैश्य समाज में अपनी अलग ही पहचान रखने वाले, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ के संभाग प्रभारी सुभाष काबरा की। काबरा जी, हमारे कार्यक्रम एनकाउंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरेराह न्यूज़ के समस्त टीम को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। पिछले कई महीनों से अजमेर की जनता की आवाज बुलंद करने वाले सुभाष काबरा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं, अपने उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कई बार ऐसे काम किए हैं जिनको लेकर इनको याद कर रहे हैं लोग। आज आपने कई बार ऐसे काम किए, कई प्रदर्शन भी किए जिनको लेकर आप चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपने दावेदारी भी जताई है। आप लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बार परिवर्तन की मांग को लेकर आप मौजूदा विधायक देवनानी के खिलाफ टिकट की मांग कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 20 साल से हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वासुदेव जी देवनानी विधायक हैं, मंत्री भी रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो कुछ भी किया है, कार्य किया है, लेकिन क्योंकि अब उनकी एज 76 ईयर हो गई और उन्होंने पहले भी गए चुनाव में भी घोषणा की थी कि भाई मेरा आखिरी चुनाव है, तो हम लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथ लगे हुए हैं और जिनको राजनीति क्षेत्र में काम करने की इच्छा है, वह चाहते हैं कि परिवर्तन भी हो और हमें अवसर भी मिले और हमारे पे उनका हाथ रहे, जो उनके देख रेख में हम तैयार हो जाएं और क्षेत्र की सेवा कर सकें। पिछले कुछ समय पहले आपके और देवनानी जी के अच्छे संबंध थे, लेकिन अभी हाल में ऐसी क्या हुआ कि जो अब आप खुद ही उनके भाजपा के ही वो हैं, भाजपा से ही आप? तो आज भी व्यक्तिगत संबंध में कोई भी परेशानी नहीं है, आज भी हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन चूंकि राजनीति क्षेत्र है और हमारा लोकतंत्र में ये बिल्कुल शुद्ध बात है कि अपना अधिकार करना और अपना टिकट मांगना ये कोई गलत नहीं है। इस नाते हम उत्तर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांगने का अधिकार है। आज आपने देवेंद्र सिंह जी शेखावत यहाँ पधारे थे, तो वहाँ पे भी बड़ी संख्या में लेकर आप कार्यकर्ताओं को लेकर पहुँच गए? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता है हर बार पर्यवेक्षक या कोई न कोई प्रदेश से, केंद्र से हमारे वरिष्ठ जन आते हैं और हमारी बात पूछते हैं। इस बार ऐसा लगा कोई आए नहीं है, तो क्षेत्र में ऐसा आभास हुआ लोगों को कि देवेंद्र सिंह जी पधारे हैं, तो क्षेत्र वालों ने मुझे अप्रोच किया कि भाई साहब अपन चलते हैं, उनको कहें कि आप क्यों नहीं हमारे सुभाष जी काबरा को टिकट दे रहे हैं। तो गांव वालों ने, शहर वालों ने मिलकर
और देवेंद्र जी के पास में, हमारे गजेंद्र जी भाई साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि आप परिवर्तन करके और हमारे जो जनसेवक सुभाष काबरा को टिकट। कहने की बात तो एक शिष्टमंडल भी जा सकता था, हाथों में तख्तियां थी, हाथों में तख्तियां लेके नारेबाजी करते हुए। हाथों में तख्तियां इसलिए थी कि नारेबाजी नहीं करना पड़े और तख्तियों से दिख जाए कि हम किस लिए आए हैं। सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, कि साहब सामने लिखा हुआ है क्या क्या किसके लिए आप आए हैं। नहीं तो 20 साल का उनका कार्यकाल हाँ, आप ही के सामने हुआ। हाँ। दोनों विधायक भाजपा से हैं। हाँ, हाँ। बोर्ड भी आपका भाजपा का ही चल रहा है यहाँ पे। हाँ, हाँ। तो फिर ऐसा कौन सा वो रह गया कि जो अब आप विजन की बात कर रहे हो, ऐसा कौन सा विजन लेके आएंगे आप जो परिवर्तन की मांग कर रहे हो? विजन, आज देश चंद्रमा पे पहुंच गया है और हमारा अजमेर मालूम है आपको कहाँ गया है? कभी तो कहते हैं कि एक कटोरा है, कभी कहते हैं कि ये गंदगी का ढेर है। अरे इसको कौन करेगा? विजन वाला व्यक्ति करेगा ना। आज आपने देखा होगा कि अजमेर के अंदर रोड, पानी की व्यवस्था नहीं है, रोड ठीक नहीं है, लाइट के अंदर हालत खराब है, उद्योग के अंदर स्थिति खराब है, उद्योग के बारे में देख रेख करने वाला नहीं है। आप ये देखेंगे रिंग रोड बनने की उम्मीद थी, वो नहीं है। पानी की सुव्यवस्था नहीं है, आज 6-6, 7-7 दिन से पानी आ रहे हैं, कौन करेगा? और हम चाहते हैं कि युवा कार्यकर्ता आएगा, भागेगा, दौड़ेगा, पहुंचेगा और उन सब कामों को करेगा जो अभी पेंडिंग है। तो पानी को लेकर तो विधायक जी भी कई बार मटके फोड़ चुके हैं या जलदाय विभाग। देखिए, विधायक जी ने मटके फोड़े होंगे क्योंकि उनके पास तो पावर है, उनको मटके फोड़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि प्रशासन ऐसा लगता है कि उनकी बात को इग्नोर करता होगा, इसलिए मटके फोड़ रहे हैं। प्रशासन की दबा कर कह के कहें कि ये काम करके बताएं, उसके बाद मुझे रिपोर्ट करें, तब जाके काम होगा। तो उन्होंने आपके हिसाब से मतलब कहा नहीं, दबा के प्रशासन उनके उस हिसाब से चला नहीं, विभाग नहीं चला उन। देखो, विभाग में मटके फोड़ के अगर उनको लगा कि काम हो जाता होगा, इसलिए उन्होंने मटके फोड़े होंगे। हमने तो अभी आपको मालूम होगा कुछ दिन पूर्व जब हमारे बोराज की विद्यालय में 2-2, 2.5 फीट पानी भरा हुआ था, कमरे टूटे हुए थे, हमने कहा कि क्या करें, तो हमने कहीं से अरेंज करके वहाँ पर 5 रूम वगैरह सारी पूरी विद्यालय बनाई। जब चामुंडा माता का रोड टूट गया तो लगा कि अब कैसे बनेगा। हम CR मीणा साहब के पास गए, CR मीणा साहब ने तुरंत उसका एडीओ को कहा, एडीओ ने कह के अभी वो 15-20 दिन के अंदर रोड वापस तैयार हो गया, जो ऐतिहासिक। तो ये मांग तो लेके आप विधायक को भी कह सकते थे ना। विधायक जी के पास जनरली जाते हैं, वो कहते हैं अभी मेरी सरकार नहीं है, इसलिए काम नहीं हो रहा। सरकार नहीं है तो सड़क के लिए भी वो शायद एक बार धरने पर बैठे थे। हाँ तो वो सरकार की बात कह के वो रहते हैं। हम तो छोटे छोटे काम कराते रहते हैं, कभी खड्डे बुराने का काम, कभी ये काम, कभी करना ही पड़ रहा है हमको तो काम। तो उद्योग को लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे उद्योग की यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह किस तरह, क्या विजन है आपका उसको लेकर? क्या पार्टी अगर आपको विधायक प्रत्याशी बनाती है जी और विधायक बन के आते हैं आप, तो किस तरह का विजन होगा आपको यहाँ पे? विधायक के लिए देखिए कि मैं लास्ट टर्म जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब मैं उद्योग जिला सलाहकार समिति का सदस्य था। हमने यहाँ पर कलेक्ट्रेट में बैठकें करी। जब मैंने अंदर की बात देखी उद्योग से संबंधित, तो आपको मैं बता दूं, श्रीनगर इंडस्ट्री एरिया मास्टर प्लान में नहीं, गेगल इंडस्ट्री एरिया मास्टर प्लान में नहीं, पर्वतपुर इंडस्ट्री एरिया के आसपास की ज़मीन जो मास्टर प्लान में इंडस्ट्री नहीं, ऐसी स्थिति में इंडस्ट्री एरिया में पानी नहीं, इंडस्ट्री एरिया में जो ओपन एरिया है वहाँ पर कोई गार्डन नहीं। इन सब विषय को लेकर यहाँ से तहसीलदार को, रीको के आदमियों को लेकर गाड़ियाँ ले जा के सारी विजिट कराकर उनको मास्टर प्लान में कराया गया। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि अजमेर ज़िले का एक भी विधायक उन बैठकों में उपस्थित नहीं रहना। ऐसा लगता है कि उद्योग की तरफ उनका इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुझे आपने पूछा है कि आपको विधायक बना दिया जाए तो क्या है, ये 2 भागों में विभक्त करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास में पुष्कर है, पुष्कर में लगभग 5,000 से अधिक बांग्लादेशी व्यक्ति हैं जो सिलाई का काम कर रहे हैं और वो चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है। मैंने अभी मेरे क्षेत्र में इस बात का इच्छा जाहिर करी थी कि अगर जैसे ही कोई अपने को चांस मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो हम जन सहयोग से कार्यक्रम कराएंगे कि वहाँ पर ये मशीनें, घर में मशीनों, इनको ट्रेनिंग देकर और घरों में मशीनें लगाकर इनको रॉ मटेरियल उपलब्ध कराकर फिनिश गुड्स लेकर एक्सपोर्ट का काम कराएंगे, जिससे कि प्रत्येक महिला को कम से कम 500, 600, 700 रुपये इनको घर बैठे मिल जाए। पुष्कर में भी तो आप ही की पार्टी के विधायक है ना? नहीं, वहाँ पे काम चल रहा है ना। नहीं, उनको नहीं तोड़ेंगे ना, ये तो इंटरनेशनल बिजनेस है। आप 10,000 आदमी और काम पे आ जाएंगे। कि अपन हमारा विजन ये है, तो ये विजन तो आप उनको, सुरेश जी को भी कह सकते थे
कि भाई आप सुरेश जी अपने पार्टी के हैं तो इस तरह का ये काम है जो यहाँ पे अपन करना चाहे, उद्योग को लेकर तो एक सोच है तो चल सकती है। नहीं, ये देखिए, ये विजन का काम है, ये बिजनेस विजन की बात है, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ये बिजनेस पार्ट आ गया। तो ये तो हुआ छोटा छोटा काम। हम दूसरा सोच रहे हैं कि एक अजमेर का एक रिंग रोड बने। रिंग रोड कैसे बने? नौसर घाटी पे चढ़ने पे राइट हैंड के हिस्से से चालू हो और ये चाचावास को अंदर करते हुए और इधर अपने नारेली को इनसाइड करते हुए श्रीनगरी की पहाड़ियों में से बड़गांव, सेदरिया और सोमलपुर और उसके बाद अजयपाल वाला रोड और खरेकड़ी, ये एक रिंग रोड 200 फीट का रोड बने और सेक्टर बने इसमें। पुष्कर रोड से लेके माकड़वाली रोड के बीच का सेक्टर एजुकेशन हो, माकड़वाली से लेकर चाचावास वाले रोड के बीच का मान लो ये मेडिकल का हो, उसके बाद में जयपुर रोड से लेके नसराबाद रोड के बीच वाला पूरा भाग इंडस्ट्रियल हो, उसके बाद में साइंस सिटी हो, उसके बाद में अपने ये हो। तो उससे क्या होगा, अजमेर का एक ज़बरदस्त उठाव आएगा और इन उठाव करने में सुविधाएं पूरी देनी पड़ेगी। हो क्या रहा है आपको मैं बात बता दूं कि अजमेर यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है। आपको इतना जानकारी होगी बॉस कि अजमेर एजुकेशन का अब तक के सबसे विश्व में प्रसिद्ध था, मेहो के नाम से, इसके नाम से। और आज हमारी अजमेर की स्थिति एजुकेशन की ये हो गई है कि यहाँ के बजाय कोटा, चूरू, जयपुर ये डेवलप हो गए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ लैंड रेवेन्यू जो है वो बड़ा डिफेक्टिव है। जो भी व्यक्ति यहाँ कुछ करना चाहता है तो उस लैंड रेवेन्यू की लैंड के टाइटल की वजह से यहाँ से वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, वहाँ डेवलपमेंट हो जाता है। सबसे पहले अजमेर के अंदर सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा और जैसे प्रशासनिक अधिकारी को लगाकर कोई भी फाइल आती है, अगर वो इंडस्ट्री लगाना चाहता है एजुकेशन साइड में, मेडिकल साइड में। एजुकेशन का तो 2 बार ये प्रभार इन्हीं के पास रहा ना, शिक्षा मंत्री रहे 2 बार ये, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी रहे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, बोराज की स्कूल, हाथी खेड़ा पंचायत की चारों विद्यालय की जमीन आज की तारीख में एडीए के नाम है, विभाग के नाम नहीं है। मैं बहुत प्रयास करके अभी केवल बोराज की विद्यालय की ज़मीन सीआर मीणा साहब के सहयोग से 9000 समथिंग गज ज़मीन हमने अलॉट कराई है उनके नाम। होनार करना रात दिन का फर्क है ना। आज हमारी स्कूलों की हालत खराब है, हम उसको शिक्षा के क्षेत्र में आपने शिक्षा का विजन बताया, आपका उद्योग का विजन बताया, आपने पानी का भी बताया आपने कि भाई इस तरह से पानी की व्यवस्था हो जाए। पानी की व्यवस्था आज आप ये देखो कि पानी 120 घंटे में, जबकि बीसलपुर का पानी पहले अजमेर का हक है, वो बाहर जा रहा है। देखिए लाल जी आप ही के पार्टी के मंत्री रहे, स्टील की पाइपलाइन भी डाली उन्होंने, 200 किलोमीटर दूर तक पानी पहुंच गया अजमेर का। बीसलपुर योजना अजमेर के लिए बनी थी, 7 नंबर टंकी अजमेर बनी हुई है। उसमें जो कनेक्शन जितनी रिक्वायरमेंट थी पहले, आज के पहले 5 साल पहले की रिक्वायरमेंट, 10 साल पहले की रिक्वायरमेंट का स्टोरेज है। अभी मैंने निवेदन किया कि अजय सर या काजीपुरा के पहाड़ों में एक हमारा स्टोरेज टैंक हो, उसमें वहाँ से 7 नंबर से 10 इंची की पाइपलाइन जाके स्टोरेज टैंक भरे और उससे पूरे उत्तर विधानसभा क्षेत्र की जो खराब पाइपलाइन है, जो हमारे 1000 करोड़ रुपए सेकंड फेज के अलॉटेड थे, जो वर्तमान कांग्रेस सरकार ने नहीं दिए, वो पैसे आए और इन पाइपलाइनों को ठीक करे और उसके बाद में बड़ी स्टोरेज लाइन टैंक के आधार पर अगर हम ये पानी सप्लाई करेंगे। पानी बीसलपुर झलक रहा है और अजमेर प्यासा है, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए अपने को एक प्लान करके स्टोरेज टैंक बनाकर और पूरे उत्तर विधानसभा के अंदर जो पाइपलाइन का जाल है उसको ठीक करके अगर देंगे तो 24 घंटे के अंदर पानी आने की पूर्ण रूप से संभावना है। पोटेंशियल है, बहुत काम करना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे उत्तर विधानसभा का आधा हिस्सा, पुष्कर रोड के लेफ्ट साइड का हिस्सा, जिसमें अजय सर पंचायत, हाथीखेड़ा पंचायत 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर वार्ड का एरिया आता है। यहाँ लगभग 1.25 लाख की पॉपुलेशन है। हमने बहुत बार निवेदन किया है कि साहब यहाँ हमारा एक हॉस्पिटल होना चाहिए 200 बेड का, यहाँ हमारी एक कॉलेज होनी चाहिए, यह हमारा खेल मैदान होना चाहिए, ये हमारे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, रोडों को इतनी भव्य और सुंदर बननी चाहिए कि रोड के बाद में मकान के बीच में जो एरिया है वहाँ पे कलर ब्लॉक लगने चाहिए। आज रोड बन रही है, कल टूट रही है। अभी मैं कल कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने वाला हूँ कि जितने भी रोडें बनी हैं उन रोडों को जो उनका कच्चा जो नीचे का मटेरियल खोदा है उन्होंने सीवरेज में, उसको प्रेस करके दबाकर पानी डालकर उसके ऊपर रोड बनाए। अन्यथा क्या होगा, वो वापस से लहर बन जाएगी। तो ये लहर बनने से क्या होगा,
कि बनी और नहीं बनी बराबर हो जाएगी, तो फिर इस काम को अपने को सिस्टम में करना चाहिए, जिससे कि कम से कम वापस लहर नहीं बने, खड्डे नहीं हो, पूरा क्षेत्र खड्डे में बदला हुआ है। कहें तो किसको कहें। देखो 7 महीने तक पेचवर्क हुआ, हाथों हाथ 1-2 बरसात के अंदर ही वो सारी उधड़ गई सब कुछ। आप एलिवेटेड रोड जो बना, इससे संतुष्ट हो शहर की? नहीं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। ये नसिया समाज ने प्रदर्शन किए थे ना नसिया के पास तो जो हालत कर दी। देखो मैं बता रहा हूँ, नसिया के पास में जो साइड रोड है ना, उसके पास में जो पत्थर पड़े हैं ना, वेस्टेज पड़ी है ना, वो तक नहीं हट रही है इनसे, प्रशासन से। और जो आज अगर मान लो कि एक गाड़ी आ गई तो दूसरी गाड़ी फंस जाएगी। और दूसरी बात रही है आपने पूछा पानी के बारे में, तो मैंने आपको निवेदन किया है कि पानी को तो हम तरीके से इस सिस्टम में लाएंगे तो ही हमारी प्यास बुझेगी, बाकी इसके अलावा प्यास बुझने वाली चिकित्सा के क्षेत्र में देख लो, यहाँ पे बार बार कई खामियां देखने को मिलती है। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, व्हील चेयर नहीं है, वो डॉक्टर्स नहीं है, संसाधन नहीं है, इसकी वजह से वो डॉक्टर कर नहीं पा रहा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में लेकर आपका क्या विजन है यहाँ का? भाई चिकित्सा के क्षेत्र में तो क्या हो रहा है, यहाँ क्या प्रशासन मस्त है और जनता व्यस्त है। जनता कोई बात समझती जाके कहती नहीं है, इसलिए प्रशासन व्यस्त है। वहाँ की आज जेएलएन हॉस्पिटल में आप अंदर घूमोगे तो नाक के, जब तक आप रुमाल लगा के नहीं चलोगे तब तक घूम नहीं सकते। दुर्दशा हो रखी है। मैं जाके आता हूँ, आज एक ही जगह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है। मेरा तर्क ये था कि जितना यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ये कुछ दूसरी जगह करना चाहिए था, जो यहाँ लोड नहीं हो, जहाँ सफोकेशन नहीं हो, पर इन्होंने सब एक ही जगह। अच्छा, ये क्यों हो रहा है मालूम है? कंस्ट्रक्शन के काम इसलिए हो रहे हैं कि ठेकेदार और प्रशासन जो मिलीभगत है, उसका फ़ायदा उठाने का लिए काम हो रहा है। आप काम करते हैं ना, आज रूरल बेल्ट में अजमेर को स्मार्ट बनाना था, तो रूरल बेल्ट में आज हमारे 50,000 लोग रहते हैं, उनको स्मार्ट बनाना था, 100 करोड़ रुपये वहाँ लगाते। नाली, रोड, पाइप, पिलर, इलेक्ट्रिक पोल, और उसके अलावा अपने वहाँ पे काम करते, वहाँ पे बच्चों के लिए काम करते, तब स्मार्ट बनता ना। आपने यहाँ सारा का सारा लगा दिया और उसको भी तोड़ने के आदेश हो रहे हैं। ये कम से कम प्लानिंग तो अच्छी होनी चाहिए ना। आप वैश्य समाज से भी आते हैं, सिंधी समाज हुआ, बाकी अन्य समाज हुए, इनको कैसे साथ दोगे? जैसे मान लो कि आपको टिकट देती है तो सिंधी समाज आपके साथ है, राजपूत समाज आपके साथ है, पूरा ब्राह्मण समाज आपके साथ है। जब देवनानी जी को टिकट दे रहे हैं तो देवनानी जी को ये पूछेंगे कि वैश्य समाज आपके साथ है क्या? आज अगर हमारे गाँव में क्या होता था, मैं आपको बताऊँ, एक शादी में नूता भरते ना, तो जब तक वापस नूता नहीं भरते था तो उसको लगता है कि हमारे पर कर्ज है। ये गाँव की परिपाटी है। वो विवाद ही नहीं करते उस परिवार से, क्यों यार अपने नूता भरा हुआ शादी में, अपने को भी नूता भरना है। नहीं, अभी आपने देखा होगा कि जातिगत जनगणना भी शुरू करने के गहलोत साहब ने अभी वो कराया कि भाई जातिगत जनगणना होगी। तो मैं इस चीज को लेकर ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आने वाला टाइम, अब जातिगत जनगणना हो रही है। हाँ, तो इसको लेकर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आजकल जो अभी लड़ाइयाँ चल रही है कि फलाना समाज में इतने वोट है हमारे, फलाने समाज में इतने वोट है हमारे, टिकट की जो दावेदारियां जताई जा रही है वो अपने वोट बैंक के हिसाब से ही जताई जा रही है। नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। जाति, धर्म, पार्टी, संगठन सब अपनी जगह है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो जातिगत आधार अपनी जगह हो सकता है, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि कार्यकर्ता अकेली जाति से कभी भी कोई भी टिकट नहीं जीतता है। देवनानी जी केवल सिंधी समुदाय के भरोसे नहीं जीता है। देवनानी जी को सभी जाति समुदाय ने प्यार किया है, मोहब्बत की है, और वैश्य समाज ने उनको भरपूर सहयोग दिया, वोट दिया। उनको साथ लेके साथ होना ही है। 36 कौम में ना कुछ नहीं होने वाला है। आज एक बात बताओ, सिंधी समाज अगर मान लो आज विरोध करा देवनानी जी का, तो इसलिए नहीं कर रहा है कि वो सिंधी है, वो इसलिए कर रहा है कि भाई अब परिवर्तन होना चाहिए, नया व्यक्ति आना चाहिए। हम मांग इसलिए कर रहे हैं कि भाई अब हमें भी अवसर मिलना चाहिए। अब जातिगत इसमें बैच कहाँ फंस गया? जब हमने उनको वोट दिए, हम उनको पार्षद को वोट जिताते हैं, वो हमारे को जरूर देंगे। इसमें नया क्या काम हो गया? इसमें नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलो, पार्टी आपको टिकट देती है तो हम तो शुभकामनाएं देंगे कि आपको जीत के आओ, विधायक बनो। लेकिन अगर पार्टी टिकट नहीं देती है आपको, तो फिर आपकी दावेदारी जताएंगे आप, या चुनाव लड़ोगे आप? देखो, आपने अभी जातिगत बात की। पार्टी जातिगत आधार पे अगर सोचती है तो रावत जाति को 2 टिकट देती है, जाट जाति को 2 टिकट देती है, एससी को देती है, राजपूत को भी देती है। तो मुझे ऐसा आभास है कि अजमेर जिले के अंदर 2 लाख लगभग मतदाता वैश्य समाज के हैं, और 1 या 2 सीट पहले देती थी, अभी फिर कुछ समय से 1 सीट देने लगी है। तो वो केकड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, अजमेर, यहाँ लगभग जैसे हमको ध्यान में है 40,000 के आसपास सभी चारों जगह हमारे मतदाता है। तो जब अजमेर उत्तर विधानसभा में 40 मतदाता हैं, हमारे सिंधी भाई हैं, हमारे राजपूत भाई हैं, हमारे ब्राह्मण भाई हैं, सब मिलके अगर मुझे टिकट दिया जाता है, मैं आपको ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता हूँ, अब तक के जीत के सारे इतिहास टूटेंगे।
उत्तर विधानसभा के अब तक के जीत के सारे इतिहास टूटेंगे। और वो जानकारी करना है तो आप मालूम कर लें, जो रूरल बेल्ट है अजमेर का, जहाँ 35,000 मतदाता है, वहाँ पर हर 10 में से 8 वोटर एक ही बात कह रहा है कि हमें सुभाष काबरा चाहिए। शहरी क्षेत्र में आ जाएं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर वार्ड में 10 में से 7 लोग ये कह रहे हैं कि हमको सुभाष काबरा जैसा जनसेवक चाहिए। और जो रेस्ट ऑफ क्षेत्र है वहाँ हो सकता है 1/3 का हिसाब किताब है। गहलोत साहब ने 156 सीटों का दावा किया है, वो 2030 का विजन भी दे दिया है, और अभी हाल ही में उन्होंने सभी समाजों को भी साधा है, सभी तरह की मास्टर स्ट्रोक खेले हैं उन्होंने। देखिए, राजनीति क्षेत्र में मास्टर स्ट्रोक खेलना, गहलोत साहब तो क्या, मेरे नज़रों में गहलोत साहब परपत्र मुख्यमंत्री रहे हैं, घोषणाएं मुख्यमंत्री रहे हैं। मैंने, आपको ध्यान होगा तो 2 साल पहले कोटड़ा में कैंप में एक होर्डिंग लगाए थे कि गहलोत साहब ने कहा है आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। हमने कहा साहब, हमारे उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लिए, अजमेर के लिए 1,000 करोड़ रुपए के जो सेकंड फेज के PhD के पैसे थे उसका क्या हुआ। मैंने कहा साहब, हमारे उत्तर विधानसभा क्षेत्र में काजीपुर राजेसर के अंदर एक 200 बेड का हॉस्पिटल मांग रहे थे, हम 2 साल से मांग रहे हैं, उसका क्या हुआ। हमने कहा साहब, हमारे उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हमारा एक कॉलेज होना चाहिए, उसका क्या हुआ। तो ये बातें तो केवल घोषणा है। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ, उन्होंने प्रपत्र जारी किए 2021-22 में, पट्टे के बारे में प्रपत्र जारी किए कि मैं पट्टे देने वाला हूँ, बाटे मोबाइल बाटे। मैं आपके उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आपके मास्टर स्ट्रोक और खेला भी, लास्ट में जाते जाते 3 जिले और बना के गए हैं वो। मैं आपको सारी बातें बता देना चाहता हूँ। पट्टे के बारे में जब उन्होंने कहा कि मैं पट्टे दे रहा हूँ, तो मैंने अभी कलेक्टर साहब के यहाँ अल्लाह बोल कार्यक्रम में उनको बताया, वो लिख के दिया और वहाँ होर्डिंग लगाया है कि आपका रिजल्ट कार्ड 0 है। उन्होंने ये कहा था कि अगर कृषि भूमि पे अगर आपका कोई निर्माण किया हुआ है, 60% से अधिक निर्माण हो गया, तो स्व मोटो उसको आबादी डिक्लेयर करके 69 में A में पट्टा दे रहे हैं, वो पट्टा नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि अगर वन भूमि में स्थायी निर्माण हुआ है तो बंधुओं, उन्होंने ये कहा था कि मैं इसको, आप जयपुर भेजिए, मैं आपके इसको डिनोटिफाइड करके अप्रूव कर दूंगा। मैंने कहा 0 रिजल्ट, आपने एक भी नहीं भेजा। मैं कच्ची बस्ती वाले को निवेदन मैंने किया है कि साहब आप अपने यहाँ पे जितने भी कच्ची बस्ती पहाड़ी क्षेत्र में हैं उनको पट्टे मिल जाएंगे, आप अप्लाई करो, रिजल्ट 0। उन्होंने कहा कि चारागाह ज़मीन के डाइवर्शन करके मैं पट्टा दूंगा, रिजल्ट 0। उन्होंने कहा योजना क्षेत्र के अंदर सरकारी ज़मीन पर अगर कोई निर्माण हुआ है, रिजल्ट 0। उन्होंने कहा कि प्लानिंग क्षेत्र में अगर कोई पक्का निर्माण हुआ है तो पट्टा दूंगा, रिजल्ट 0। उन्होंने, तो कुल मिला के मतलब आपके हिसाब से कांग्रेस ने जो भी काम किए हैं उनका रिजल्ट 0 है। हाँ, रिजल्ट 0 इसलिए है कि जो सिस्टम में काम होता हुआ था उन्होंने अपने खाते में लिख लिया, और जो कुछ काम करना था उनको ओबलाइज करना था, उसकी आड़ में अपने लोगों को उन्होंने 8 रुपए में खाना दे 5% ओबलाइज कर दिया। 8 रुपए में खाना दे रहे हैं चिरंजीवी। हम देखिए, जो खाना देता है ना और वो गिना देता है ना, तो वो खाने का महत्व खत्म हो जाता है। 8 रुपए भी ले रहे हो, दे रहे हो। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो फ्री में भंडारा चलाते हैं। हमारे आप आ जाइए यहाँ पर बाबा रामदेव मंदिर, 10-10 हज़ार आदमियों का भंडारा चलते हैं तो 1 रुपये नहीं लेते। क्या बातें कर रहे हो साहब, ये तो भोजन करा के उनको गिना देना और पैसा लेना, ये तो पाप का काम है। इससे क्या फर्क पड़ता है। भाजपा ने भी तो अन्नपूर्णा चलाई थी, लेकिन हम ये थोड़ी कह रहे हैं, उसमें भी मुख्यमंत्री की फोटो लगी हुई थी। मुख्यमंत्री की फोटो लगी, जरूर लगी, लेकिन मेरा विचार कर रहा हूं कि आप दान का कायदा इस हाथ से दो और इस हाथ से भी बतानी पड़े। आज मैं हालांकि गिनाना नहीं चाहता हूँ, मेरे उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सनातनी जितने भी मंदिर देवरे बने हुए हैं वहाँ हमने ढेरों काम कराए पिछले सालों में। आप जाके मालूम करें, हमने एक शिलान्यास और पट्टी नहीं लगाई है। नहीं तो ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं, देखो काम करेगी तो शिला पट्टी का भी लगाएगी, शिला पट्टी के भी छापेगी, बैनर भी लगाएगी। ये तो राजनीति का है ही, मैं चमकेगा ही कैसे। मैं ये कह रहा हूँ साहब, आज जैसे इसका अंदर देखो, इसको सिस्टम की बात है, सीमेंट का अगर सीमेंटेड काम हो रहा है, अगर 7 दिन तराई नहीं होगी तो वो 25वें दिन तो वो उतर जाएगा। तो ये कहाँ है, ये तो कोई, मैंने अभी एक छोटी सी आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। हमारे यहाँ किसी ने 2.5 लाख रुपए का लेड बाथ अप्रूव करा दिया था, बाबा रामदेव मंदिर, नाम से बताता हूँ। तो हमने ठेकेदार को कहा यार भाई हम हमारे हिसाब से बना लेंगे, तेरे से ज़्यादा बड़ा बना लेंगे, तू कितने पैसे लेगा। उसने कहा भाई साहब मैं आपको केवल 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। और मैंने कहा दादा 2.5 लाख रुपए पास हुए हैं। बोले मेरे को मिलेंगे ही 1,15,000 रुपए, बाकी तो सब चले जाएंगे। तो जो स्थितियां इस कांग्रेस सरकार में ऐसी बनी हुई है कमीशनबाजी की, तो काम मजबूत होगा कैसे। आपको मैं आप एक जगह जाके बता देता हूँ, सीमेंटेड काम की दुर्दशा है क्योंकि उसमें तराई नहीं हो रही है। अब सीमेंटेड में अभी क्या बजरी क्या क्रेशर की डल रही है, उसमें कितनी सीमेंट डली, क्या डली। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात क्या है,
टेंडर देने वाला वही व्यक्ति, उसको चेक करने वाला वही व्यक्ति, उसको पास करने वाला वही व्यक्ति और उसको चेक साइन करने वाला वही व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में वो मजबूत काम कैसे तो होगा? फिर सुरेश काबरा उस समय ये तख्तियां लेके विरोध करने क्यों नहीं पहुंचा? हाँ, आप उदाहरण देखिए कि पिछले सालों भर में 19 ज्ञापन मैंने कलेक्टर, कमिश्नर, एडीए, संभागीय आयुक्त को दिए हैं। इन सब बातों का ज्ञापन दिया है। आप चाहिए तो मैं आपको सारे ज्ञापन मंगा देता हूँ, रिसीव्ड करे हुए हैं ज्ञापन कि साहब ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इसको चेक कराइए आप। आपको ध्यान हो तो अभी मैंने ज्ञापन दिया, उसके बाद में सारे पेचवर्क होना शुरू हुआ है। मैंने ज्ञापन दिया, उसके बाद में ये पट्टे देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ी है। मैं ज्ञापन देने के बाद में क्षेत्र में पानी 3 दिन में आने लगा है, लेकिन फिर वो वापस हो गया, लोग परेशान हैं। मैं वापस कलेक्टर के पास जाऊँगा कि साहब मेरे को क्षेत्र में 3 दिन पानी दे दो। स्थितियाँ ये है साहब, तो इन सब के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जब अगर मेरे पास पावर होगा, तो मेरे पे विजन है, तो रिजल्ट तो 100% आना ही है। अभी मैं 10 से 20% रिजल्ट दे रहा हूं, लेकिन उसके बाद में आप देखें अजमेर चमकता हुआ अजमेर कहलाएगा। अरे इसमें छोटी छोटी बातें, आना सागर में पानी वेस्टेज गया, पानी को एक स्टोरेज में करके बजरंगगढ़ बालाजी के ऊपर वहां से लगाकर फुहारे चलाकर लाइट देकर इसका गेटअप कर सकते हैं। हमारा जो पानी का वेस्ट जो आ रहा है, इसमें चॉइस तो एनीकट है अपने इसके आना सागर के कैचमेंट एरिया में, 2 तालाब है और 2 ये, इन सब को डेवलप करके वहाँ से पानी को सिस्टम करके इसका लेंगे तो वहाँ की हरियाली डेवलप हो जाएगी और यहाँ जो पानी का एक्स्ट्रा लोड आ रहा है वो बच जाएगा और नीचे जो परेशानी हो रही है वो बच जाएगी। आपको प्लान तो करना पड़ेगा ना। प्लान करते हैं जब तो कहते हैं कि कर लेना, मैं देख लूँगा, और उसके बाद में वो दशा होती है जो अभी 7 वंडर की हो रही है, पाथवे की हो रही है और इनकी हो रही है। वो काम है आप प्लानिंग करते वक्त, बेस्ट प्लानिंग हाफ वर्क इज डन, बेस्ट प्लानिंग विद टाइम फ्रेम 60% वर्क इज डन। इस कंडीशन से अगर काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा अजमेर का। सरेराह की जनता को क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? वह सरेराह की जनता को तो मैं यही निवेदन करूंगा साहब कि आपका सेवक ये कमर कसी है उसने अजमेर का विकास के लिए, और परिवर्तन की आस लगाकर अगर आपके आशीर्वाद से मुझे काम करने का अवसर मिला तो 5 साल के अंदर अंदर पूरे अजमेर का सभी फील्ड में नक्शा बदल जाएगा। और मान के चलो हर एक व्यक्ति के मन में जो जिज्ञासा है, इच्छा है, उसकी पूर्ति करने में मैं तत्पर रहूँगा अगर अवसर मिला तो। नहीं तो मैं सेवक के नाते जैसा हूँ वैसा काम करता रहूँगा। इतना ही मैं हम सरेराह के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आप हमारे स्टूडियो में पधारे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम ऐसे ही हमारे खास कार्यक्रम एनकाउंटर के तहत किसी अगली शख्सियत से मुलाकात कराएंगे, आपकी खास मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद। आप हमारे स्टूडियो में पधारे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम ऐसे ही हमारे खास कार्यक्रम एनकाउंटर के तहत किसी अगली शख्सियत से कराएंगे आपकी खास मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा, बुलाया, उसके लिए भी आपको धन्यवाद।